खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रिटायर्ड विंग कमांडर और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी के साथ। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी। अनुमा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, राजनीति में आपका आना कैसे हुआ और क्या उद्देश्य रहा आपका राजनीति में आने का? देखिए, 20 साल की उम्र से संघर्ष देखे, माता पिता दोनों को खोया। उसके बाद जब भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन हुआ और दोनों बहनों की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से पूरी हो गई, उस समय हमें पेंशन नहीं मिलने वाली थी। कांग्रेस की सरकार ने तो हमारे लिए प्रावधान किया था 1990 में, लेकिन बीच में 2004 के आसपास जब अटल जी की सरकार थी तो महिला अधिकारियों को भी पेंशन से वंचित कर दिया गया, जिस तरह से ओपीएस बंद हुई थी। तो बाद में जब वो लड़के हमने अपना अधिकार लिया, उस समय भी यूपीए की सरकार थी और हमें तब परमानेंट कमीशन यानी कि पेंशनेबल सर्विस मिली। और उस समय मैंने ये सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो पहले किस्मत में शायद नहीं लिखी थी, मिली है तो कुछ ऐसा करना चाहिए। तो विदिशा मेरा जन्मभूमि है। मैं सोचती थी कि चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में उसका नंबर बहुत नीचे आता है, पुअरेस्ट ज़िलों में आता है, तो मैंने सोचा था कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सक्षम रूप से कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनजीओ खोलते हैं तो फिर आपका पूरा ध्यान एनजीओ को चलाने में और उसका चंदा लेने में हो जाता है। तो ये मेरा बेसिक उद्देश्य था। अच्छा, ये एक अजीब सा संयोग दिखाई दे रहा है कि आप विंग कमांडर थी, तो विंग कमांडर बनने की पूरी जो कहानी थी वो क्या थी? देखिए, पिता की मृत्यु के बाद मैं सतपुड़ा भवन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामर बनी अनुकंपा नियुक्ति पर। उस समय वैसे भी मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही थी। तो चूंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही हूँ और मुझे पत्रकार बनना बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं सोचती थी कि मैं पत्रकार बनूंगी, लेकिन पिता का असमय चला जाना, उसके कारण मुझे नौकरी लेनी पड़ी। और तब मैंने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूं, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ भी 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन के। इसमें मेरा इंटरव्यू कॉल आया भी, लेकिन इस बीच मैंने वो एक एडवर्टीजमेंट देखा भारतीय वायुसेना का, जो पहली बार महिला अधिकारियों के लिए निकला था, और उसमें लिखा था कि ये एक ऐसी सर्विस है जहां आपके एस्पिरेशन को संतुष्टि मिलेगी। और यूनिफॉर्म से तो मुझे बहुत लगाव था। बचपन में 3 साल की उम्र में मेरा आर्मी की यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो है, तो कहीं प्रारब्ध लिखा गया होगा उस समय। और फिर जब एयरफोर्स के सिलेक्शन सर्विस में पहुंची मैं, सिलेक्शन बोर्ड में, तो वहाँ मुझे ये मालूम था कि अगर मेरा पहले दिन के आधे घंटे के एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेक्शन हो गया तो फिर मुझे अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर ईश्वर ने जैसा चाहा और जैसा जो मैंने काम किया उसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के पहले महिला अधिकारियों के लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स के बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक अचीवमेंट है लॉजिस्टिक, फर्स्ट लेडी लॉजिस्टिक ऑफिसर जी। इनफैक्ट एयरफोर्स के जितने भी 7 ग्राउंड ड्यूटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं और 3 फ्लाइंग के और 1 नेविगेशन, इन सभी में उस समय महिलाओं का जाना शुरू नहीं हुआ था। केवल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की ऑफिसर्स थी लॉजिस्टिक्स की, और फिर मैं हम लोग पहली बार लॉजिस्टिक्स में पहुंचे, अकाउंट्स के लोग पहुंचे। तो इस तरह से वायुसेना हो या सेना हो या नौसेना हो, इनकी यूनिफॉर्म सर्विसेज में पहली बार महिलाएं तभी जा रही थी। अच्छा, आपका राजनीति में जब आना हुआ जी, तो सबसे पहले आपने शायद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन एक छोटा सा समय, छोटा सा काल था वो जब आप आम आदमी पार्टी की सदस्य हुआ करती थी। आखिर उससे मन कैसे उचट गया? दरअसल शुरू में तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लोकतंत्र की जमीन पे जो लोग खड़े हैं उनमें विचारधारा क्या है, क्योंकि मैंने लोकतंत्र का पहला पाठ सेनाओं में सीखा, जहां हमारे चारों धर्म के पूजा स्थल एक ही जगह पर होते हैं, और मैं समझती थी कि सभी जगह वैसा होता है और हम फौज के लोग राजनीति के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रभावित थी, उनसे मिलने का भी मौका मिला, लेकिन 4-5 महीनों के अंदर उनकी पार्टी में महिलाओं के हालात देखकर और उनके बाद जो कठुआ का कांड हुआ था उसमें मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारियों को माला पहनाई उन्होंने। ये सब देखकर मैं घबरा सी गई और मुझे लगा कि ये लोग लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं। तो जब उस पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी में आने का आमंत्रण दिया, इसे मैंने अस्वीकार कर दिया और मैं चाहती थी कि मैं कांग्रेस में आऊं, लेकिन शायद उस समय मैं किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। तो मुझे लगा कि शायद आम आदमी पार्टी भी लोकतांत्रिक है।
तो एक छोटा सा कोई झूठ था जिसके बेसिस पर मैंने वो पार्टी ज्वाइन की, लेकिन झूठ बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर मुझे समझ में आ गया। तो मेरी अगर उम्र के 4-5 दशक मेरे साथ हैं, उसमें वो 4 महीने की एक गलती मान लीजिए, मैं समझती हूँ। उसके बाद फिर तो मैंने एंकरिंग भी की, जैसा मैंने कहा था कि मैं एक पत्रकार बनना चाहती थी, तो एक चैनल में मैं कुछ समय के लिए एंकर रही, लेकिन वो चैनल भी खरीद लिया गया। तो फिर ज़रूरत हुई कि फिर सीधे आके इस फासिज्म के खिलाफ लड़ाई की जाए। तो कांग्रेस में आना इसी कारण से रहा कि आपको लगा कि बीजेपी वो शायद आपके लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आपकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है? देखिए, मेरे घर में बड़ा धार्मिक माहौल होने के बावजूद भी मेरे माता पिता, जिसको आज आप सेक्युलर कहते हैं, बहुत ही खुले विचारों के लोग थे। और मेरे घर में मैंने हमेशा देखा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह थी। हमारे यहाँ किसी के लिए कोई अलग गिलास, अलग कटोरी, अलग बर्तन नहीं होते थे। और यहाँ तक कि मेरी दादी, जो उस समय 65 साल की थी, वो तक इन बातों को नहीं मानती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये विचारधारा अगर इस देश की जड़ों में किसी ने डाली है, वो कांग्रेस ने डाली है। और आज तक भी यही सच है कि कांग्रेस लोगों से ताकत लेती है, और जब कांग्रेस आती है तो वो ताकत लोगों के पास वापस जाती है। जैसे आपने देखा होगा यूपीए के सरकार में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे राइट हमको तभी मिले। तो मेरा ये चयन शुरू से ही ऐसा ही था, लोकतांत्रिक शुरू से थी। हाँ, इसी लोकतंत्र की विचारधारा की चाह में मेरे थोड़े बहुत कदम भटके, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि मैं सही मुकाम पर पहुंची। आज मध्य प्रदेश के अलावा 4 और राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं जी। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है आपको? क्या स्थिति है आज कांग्रेस की? 2 जगह सरकार बचाने की कोशिश चल रही है, 3 जगह प्रयास है कि सरकार नहीं बनाई जाए। लगभग 7 सालों से व्हाट्सएप की झूठी पोस्ट के जरिए कांग्रेस की छवि बिगाड़ी गई, और लोग बागों ने भी उस पर विचार कर लिया, मान लिया, सही मान लिया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के ये सारे भ्रम एक बार में तोड़ दिए। राहुल गांधी जी, जिनकी छवि बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए खर्च किए, उस व्यक्ति की निडरता देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्साह जाग उठा, और उसके कारण आज हम देखते हैं, पहले हम हिमाचल जीते, हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया। उसके बाद हम कर्नाटक जीते, और वहाँ से उत्साह और बढ़ा। लोगों को ये समझ में आया कि अगर एक तानाशाही विचारधारा को हमको टक्कर देनी है तो वो कांग्रेस की उदार विचारधारा से ही दी जा सकती है। और उसके कारण आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोहराई जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी वहाँ सबसे कम हो गई है, और वहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो अपनी अच्छे कदम बढ़ा रही है। और तेलंगाना, जहां लोगों को वही भ्रम की राजनीति में डाला गया था, वहां पर भी कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। तो मैं समझती हूं कि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी मुझे आशा लगती है। और एक और खास बात कि मिजोरम, जिन्होंने मणिपुर से सबक सीखा, वहां के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया, तो वहां भी कांग्रेस एक बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली है। अब जिस तरह से दिखाई दे रहा है, आपका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण बहुत फायदा मिला कांग्रेस को, लेकिन वर्तमान में वो लोहा ठंडा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा की एक समय गुजर चुका है, लंबा समय हो चुका है। उस समय जरूर उसका फायदा मिला, अब फायदा मिलता दिखाई देगा, क्या लगता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आज भी जारी है, निरंतर चल रही है। वो जब राहुल गांधी ट्रक वालों से मिलते हैं, जब वो कुली से मिलते हैं, जब वो जो लोग कारपेंटर का काम करते हैं उनसे मिलते हैं, या मैकेनिक से मिलते हैं, तो लोगों के अंदर ये संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, जिसके ऊपर तुष्टीकरण के इल्जाम लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की ना तो कोई अपनी कोई विचारधारा है, उनकी ताकत कॉरपोरेट के चंदे से आती है। इसलिए जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है, केवल कॉरपोरेट मजबूत होता है। तो ये फर्क आज भारत के लोगों को समझ में आ गया है। और जो व्हाट्सएप की पोस्ट थी, आजकल खुद ब खुद लोग खंडन करने लगे हैं उसका। तो ये एक अपने आप में सफलता है, जो आप देखेंगे कि खत्म नहीं हुआ। कोई लोहा जो है वो उसकी कोई गर्माहट में कमी नहीं आई, तपिश में कोई कमी नहीं आई। और अब वो मुद्दा मौका आ गया है कि बस उस पर एक चोट लगेगी और वापस इस देश में लोकतंत्र बहाल होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात में कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं मिला था।
कोई प्रयास किसी भी तरह के सफल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने वहाँ पर एक प्रयोग किया था, उसमें हमने ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी उतारे थे जो बिल्कुल नए थे, जिनकी बिल्कुल बेदाग छवि थी और वो लोगों के बीच रहकर काम करते रहे थे। यहाँ तक कि वो एनजीओ की तरह काम कर रहे थे, जैसे कि अंदर जाके लोगों के लिए हर एक काम करना। और लोगों को क्या लगा कि हम प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि शायद हम ज़मीन पे नहीं हैं। वो प्रयोग, जैसे हमारा एक और प्रयोग था, नया प्रयोग था, उत्तर प्रदेश में था। कहते हैं कि एक आइडिया जिसका टाइम आ जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आइडिया बहुत भी अच्छा हो और उसका समय ना आया हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक बहुत अच्छा आइडिया था। तो इसी तरह से गुजरात में तो हम ये प्रयोग करेंगे, उसके बावजूद भी कि हमें ये सफलता अभी नहीं मिली, हम कुछ और करेंगे जो लोकतंत्र को फायदा पहुंचाए। तो इसीलिए गुजरात में वहाँ हमको ऐसा लगा कि वो फायदा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को खुद को समझ में आया उसके बाद। और आगे चल के देखने में आएगा कि गुजरात में जैसे हमने जो कमाल हम 2018 में दिखा रहे थे, लगभग वही हमको 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें, उससे अच्छा हम बेहतर परिणाम देखेंगे गुजरात में। वर्तमान में आप ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभारी हैं, यहाँ देख रही हैं प्रत्याशियों का किस तरह से प्रचार वगैरह चल रहा है जी। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है वर्तमान में, कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है? मैं ग्वालियर की जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें से 4 में मैंने जाकर देखा है। वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हज़ारों हज़ार घोषणाएं न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी, लेकिन ज़मीनी तौर पर वो योजनाएं दिखाई नहीं पड़ी। तो लोगों को समझ में आता है कि सरोकार उनके हों, मूल्य उनके हों, आदमी उनके साथ रहे, ना कि एक कठपुतली जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर ले आया जाए और जब लोग उसे चाहें तो वो वहाँ से नदारद पाया जाए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को लीडर नहीं बनने देती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये हमारे अंगूठे के नीचे नहीं रहा तो हमारा इसके ऊपर बस नहीं चलेगा। तो इसीलिए कठपुतलियाँ उनके पार्टी में होती हैं, लीडर नहीं बन पाते। आपने शिवराज सरकार पर 250 घोटालों के आरोप लगाए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है, इनके सबूत भी होंगे या कुछ ऐसी तथ्य आपके पास होंगे, तो क्या इन फ्यूचर आप इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करती दिखाई देंगी? क्या होता है कि कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती। ये जितने भी घोटाले हैं इन सभी के प्रमाण हैं, चाहे वो पोषण आहार का घोटाला हो, चाहे गणवेश का घोटाला हो, व्यापम तो अपनी जगह है ही, पटवारी घोटाला है ही, कृषि विस्तार अधिकारी का घोटाला है, नर्सिंग घोटाला है, यानी कि हम गिनते चले जाएंगे। कांग्रेस ने पिछली बार एक अपना पूरा ध्यान प्रशासन पे लगाया कि पहले हम प्रशासन को दुरुस्त करें, पहले माफिया राज से लोगों को बचाएं, पहले हम शुद्ध के लिए युद्ध करें, पहले हम स्कूलों के हालात ठीक करें। तो उस कारण से, और फिर बाद में जब हमारी सरकार के पीठ में छुरा घोंप कर लोकतंत्र की हत्या हो गई, किसी ने गद्दारी की, तो कांग्रेस को उतना पर्याप्त समय नहीं मिला। लेकिन इस बार जब हम काम करेंगे तो पूरी तरह से ये टाइम टेबल बना के काम होगा। जैसा हमने युवाओं के रोजगार के लिए बात की है कि एक टाइम बाउंड तरीके से हम रोजगार की योजना जो बनाएंगे, और उस तरह से हम जितने भी सरकार में 2 लाख के करीब जो नौकरियां खाली हैं उनको हम एक वार्षिक कैलेंडर के रूप में घोषित करते जाएंगे, भरते चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो अपराधी लोग हैं या ये जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अपराध हुए, इन सब के ऊपर भी उसी तरह से कार्यवाही होगी। जनता ये सुनती है कि 250 घोटाले हुए हैं तो उसको एक लगता तो है कि चलिए भाई सरकार ठीक नहीं है, जो ये बात कर रही है घोटालों के खिलाफ कार्रवाई की उसके साथ जाया जाए। लेकिन सरकार बनने के बाद शायद देखने को मिलता है कि जनता जो है वो अपने आप को ठगा महसूस करती है कि कोई घोटाले समझ में नहीं आ रहे। 250 घोटालों की बात चल रही थी, कहाँ गए सारे घोटाले, कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। जी, मैंने वही बताया पिछली बार कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त किया था, लेकिन इस बार साइमल्टेनियसली साथ में ही वो कार्यवाही भी होंगी, जिससे कि उन घोटालों के लोगों को, जो हम कहते हैं, उन लोगों को उनके सामने उसके साक्ष्य आए, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर लगा के उन पे केस हो। वो सारा कुछ कांग्रेस करेगी, क्योंकि हमें ये सबक मिला कि हमें वो काम तब भी कर लेना चाहिए था, पर तब हमने पहला ध्यान प्रशासन को दुरुस्त करने में किया। देश का, हमारे प्रदेश का जो खजाना है पहले भी खाली था, अभी शिवराज सरकार ने उसको 4 लाख करोड़ पर घाटा लेकर आ गए हैं, लगभग श्रीलंका की स्थिति कर दी है। इस सरकार के साथ दिक्कत यह है कि इतने फिजूल खर्च हैं। आपकी अगर अंजुरी में पानी भरा हो और इसमें छेद हो जाए तो आप पानी कभी नहीं रोक सकते।
यही बीजेपी की सरकारें, ना केवल यहाँ प्रदेश में, देश में भी उनका यही हाल है कि टर्न अराउंड उनसे बजट का आता नहीं है, प्रक्रियाएं ये तोड़ देते हैं, नई प्रक्रियाएं बनाते नहीं हैं। तो इन एडहॉक कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक योजनाबद्ध तरीके से सारे काम होंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है 50% कमीशन का। किस तरह का कमीशन की बात है? सरकार तो विकास की योजनाएं ला रही है, ढेरों योजनाएं ला रही है, तमाम विकास कार्य भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। अधिकांश जगहों पर जितना पैसा बजट में, वार्षिक बजट में आता है, उसका 40 से 50% वापस कर दिया जाता है, क्योंकि उस योजना को वो अमली जामा नहीं पहना पाते। इसी के कारण प्रदेश की नगर पालिकाएं जो हैं, सभी के अंदर एक घाटा चल रहा है, 300 करोड़ के लगभग टोटल है, और उसमें कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। आज ही आपने देखा होगा एक मेंटल हॉस्पिटल जो है, वहाँ के लोगों ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये जो बजट नहीं रोटेट कर पाती है ये सरकार, और कांग्रेस की ये खूबी रही है कि 70 साल में एक सिस्टम बना, लेकिन लोकतंत्र है, हम सलाह करके काम करते हैं, तो हमारी गति धीमी थोड़ी होती है लेकिन सर्वांगीण होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए, मूर्तियां बना दी। इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ कुछ महीने। लेकिन इस देश को बनाने में, उसका एक एक तिनका बनाने में बरसों लगते हैं। और कांग्रेस इस देश को बनाती हुई आई है। हर तबके का विकास हो, ये कांग्रेस का हमेशा से आशय रहा है। आपने शिवराज सिंह पर आरोप लगाया है कि वो घोषणाओं के जरिए महिलाओं की बोली लगा रहे हैं, महिलाओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। किस तरह का? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को महंगाई से राहत देने के लिए और डिमांड बढ़ाने के लिए एक 1500 रुपये हर महीने देने की एक योजना शुरू की। और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद ये योजना, हम अपनी ही योजना हमने कर्नाटक में लागू की। तो शिवराज सिंह जी को लगा कि अगर मैं इसको यहाँ मध्य प्रदेश में लागू कर दूँ, और हम नेचुरली, हमारी ही योजना थी तो हम यहाँ भी लेकर आते, लेकिन शिवराज जी ने वहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी दिखा के और लाडली बहना योजना, हमारी नकल, लेकिन हमसे पहले उन्होंने यहाँ घोषित कर दी। अब उनसे कोई ये सवाल पूछे कि आप ये 1000 दे क्यों रहे हैं, क्या वोट खरीदना चाहते हैं? उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि महंगाई तो उनकी सरकार की बढ़ाई हुई है। तो वो ये कैसे कह दें कि मैं महंगाई से राहत दे रहा हूँ, जबकि हम जानते हैं कि हम महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर दे के महंगाई से राहत देना चाहते हैं। उनके हाथ में 1500 इसलिए रख रहे हैं कि जिससे कि वो कुछ चीज़ें खरीद सके, मार्केट में पैसा आए और अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे। तो जहां वो एक तरह कहते हैं कि हम 1000 के बाद 1250 करेंगे, फिर हम 2000 करेंगे, फिर हम 2500 करेंगे, फिर हम 3000, ये बोली लगाना है। ये बिना किसी विजन के लोगों को खरीदने की साजिश है। अगर आपके पास विजन है तो आप इस तरह की बातें कभी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में इस तरह की फ्रीबीज की जो बात आती है, ये लंबे समय से चल रहा है। हर पार्टी चाहती है कि जीत के लिए कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसके आधार पर वो जीत जाए। अगर शिवराज घोषणाएं करके जीतना चाहते हैं तो उसमें बुरा क्या है? कांग्रेस भी तो मुफ्त देने की बात कर रही है तमाम योजनाओं के जरिए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप शायद कामराज जी के समय की बात कर रहे हैं, जब 1 रुपये में जब राशन और फ्री राशन शुरू हुआ था जी, और उसके बाद लोगों ने, तो कांग्रेस का आप हमेशा देखिए, हमने हमेशा सब्सिडी पर भरोसा किया है। हमने अगर किसी को राशन लेना भी है तो 2 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, इस तरह से हमने राशन, जिससे आपका आत्मसम्मान बना रहे और ये भी ना लगे कि वो फ्री है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, एक पार्टी दिल्ली में आई, एक भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने फ्री की चीज़ें देना शुरू कर दिया, जिसमें इंसान को उसकी खूबी भी नहीं पता चली, उसकी कीमत भी नहीं पता चली। तो इस चक्रव्यूह में आकर जनता परेशान हो गई। अब जनता को ये लगता है कि वो लोग दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, पर ये हमारा कंपटीशन आज भी नहीं है। आज भी जब आप सभी ने लुत्फ उठाया है, जब 1.5 साल हमारी सरकार थी तो बिजली का बिल कितना कम आता था, 100-200 रुपये बिजली का बिल आता था। जो लोग जितनी यूज़ करते थे उस हिसाब से उसको और भी कम या ज़्यादा देना होता था। तो हम फ्रीबीज की तरह नहीं दे रहे हैं। हमने यहाँ पर भी कहा है कि जो, जैसे एक खिलाड़ियों के लिए योजना है कि पदक पाओ और कार ले जाओ, यानी कि आप परफॉर्म करो अपनी सरकार के लिए, और आप जब परफॉर्म करोगे तो उसके पुरस्कार स्वरूप आपको कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी में ये बेसिक फ़र्क है कि हम प्रोत्साहन की तरह उसे देते हैं, हम उसे किसी लालच की भरपाई के लिए नहीं देते।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ झूठी बातें करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। आप जबकि कह रहे हैं कि नहीं, युवा जो है वो बेरोजगार है, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनक है संघ, वो भी ऐसी ही बातें करते हुए लोगों के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुसाता गया। इनसे अगर पूछो कि दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कैसे हुई थी, जो बलराज मधोक लिखते हैं अपनी किताब में, उसके बारे में बोलो तो ये बात नहीं करने देते, उतना हिस्सा कटवा देते हैं। इसी तरह से अगर आज पूछें कि अनिल माधव दवे जो रिकवर हो रहे थे, अचानक वो क्यों, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनका प्रधानमंत्री कार्यालय ने पोस्टमार्टम ना कराने का आदेश क्यों दिया, इसके ऊपर बात नहीं होती। इसी तरह की साजिशें भारतीय जनता पार्टी सबके साथ करती है, जनता के साथ करती है। उनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए वो ऐसे मुद्दे निकालते हैं कि कहते हैं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस समावेशी राजनीति करती है और शुरू से करती आई है। भारतीय जनता पार्टी के जनक ने अंग्रेजों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में सेना बनाने के लिए लोगों को जुगाड़ा, जबकि कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और एक अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये सामंतवादी लोग आज हमें ये बताते हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि भागती नजर आएगी जनता पार्टी। कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे, प्रचार में कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है कांग्रेस। भाजपा जो है उसने अपने प्रत्याशी भी काफी लंबे समय पहले घोषित कर दिए, उनका प्रचार भी काफी आगे पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको कि बड़े नेताओं के प्रचार की जरूरत नहीं है? क्या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कांग्रेस? नहीं, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का प्रदेश की और जो उनका क्षेत्र है उसकी जनता के साथ चूल्हे तक का रिश्ता होता है, और आज से नहीं है, ये चूल्हे तक का रिश्ता पहले से है। और इसीलिए जो हमारे प्रत्याशी हैं ये कठपुतलियां नहीं हैं, ये अपनी योग्यता से, अपने क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता के कारण प्रत्याशी हैं। तो लोकप्रियता का अर्थ ही है कि वो लोगों के बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है कि एक मोहरा यहाँ से उठाया, उसको यहाँ से यहाँ रख दिया और दूसरी जगह रख दिया। तो हमारे लोग जनता के लोग हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी ताकत जनता के अंदर से आती है, तो हमें जनता पे भरोसा है। हमारे बड़े नेता, उसमें से प्रियंका गांधी जी यहाँ आके गई हैं, खड़गे जी पास तक आके गए हैं, अशोकनगर तक आके गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे नेता आएंगे। मैं और हमारे जो दूसरे वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम लोग यहाँ पर 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं और हम देख रहे हैं अपने आसपास, ना केवल जनता बदलाव चाहती है, जनता को कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों को हमने खड़ा किया है उनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो हम बहुत सारा, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे विज्ञापन दें, हम बड़े बड़े चैनल्स में अपना करोड़ों का पैकेज भेजें, वो नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो ताकत है वो जनता की ताकत है और हम जनता की ताकत के कारण यहाँ पे खड़े हैं। आप जनता की ताकत की बात कर रही हैं, चूल्हे की बात कर रही हैं कि उनके साथ है बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन ये वही जनता है जिसने लगभग 18-20 साल से कांग्रेस को सत्ता से दूर कर रखा है। तो फिर ऐसा क्या रिश्ता है? ये किस तरह का रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, क्या है कि शिवराज सिंह चौहान जब सत्ता में आए तो उमा भारती जी को हटा के आए थे एक तरह से, है ना, और उसके बाद उनको उसी आपाधापी में 1 साल चला गया, मतलब ये एक टेन्योर उनका पूरा चला गया। इस बीच में कांग्रेस की सरकार 2008 में बनती, लेकिन उमा भारती ने वो जनशक्ति पार्टी बना दी, तो जो नाराज वोटर जो कांग्रेस के पास आता था उसका वोट वहां रोक दिया गया। और कुछ एक हमारे अंदर कमियां भी रही हैं। देखिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि हमारे अंदर भी कुछ जगहों पर कमियां रही हैं। हमें लगा कि नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन आज जब हमें ये समझ में आया कि देश में फांसीवादी ताकतों का कब्जा हो गया है और इस समय हमें और सब कुछ भुलाकर सबसे पहले अपने देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो आप उसका परिणाम देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मध्य प्रदेश में भी आप वैसी बातें नहीं सुनते हैं। जो पेपर्स छाप रहे हैं वो भी ये छाप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़्यादा लोग नाराज़ हैं, और वहाँ तो कहा जाता है उनको फूफा। हमारे यहाँ तो कोई ऐसे फूफा वगैरह नहीं बुलाता है, हमारे यहाँ भी लोग नाराज़ हुए, उनको मना लिया गया, लेकिन हमने उनका नेम कॉलिंग नहीं किया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को कहा गया। बीजेपी ने अपने बड़े कद्दावर नेताओं को, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, सांसद शामिल है, उनको
चुनाव मैदान में उतारा है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में संभाली हुई है, कई चक्कर उनके लग चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को कुछ कमज़ोर शायद महसूस कर रही हो। क्या लगता है आपको कि अमित शाह आते हैं तो तमाम तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आने लगते हैं? भाई कोई भी नेता आता है तो निश्चित रूप से वो जीत के लिए ही, प्रचार के लिए ही मैदान में उतरता है, फिर चाहे कोई भी हो। प्रदीप जी, सच तो ये है कि जब 2 महीने पहले अमित शाह जी यहाँ आए थे तो कार्यकर्ताओं ने काम करने से मना कर दिया था। अमित शाह जब यहाँ से गए थे तो बड़े चिंतित माहौल में गए थे, और उसके बाद से वो बार बार यहाँ आ रहे हैं, और अब तो वो अपने ही कार्यकर्ताओं को धमकाने लगे हैं कि तुम्हारा भाई ये कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर काम नहीं करोगे तो तुम जेल में जाओगे। तो ऐसे धमकियां देकर अपने कार्यकर्ताओं के पास बार बार आना, मीडिया को तो ये दिखता है कि बड़ा नेता आया, लेकिन ये उनका डर है। जमीन खिसक गई है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया, उधर बड़े नेताओं को फग्गन सिंह कुलस्ते जी को उतार दिया। हमारा अपनी तरफ हम देखते हैं, हम कैसे लोगों से जुड़ें, हम कैसे उनके साथ सशक्त हों और सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी का ये डरना, ये ज़मीन खिसकना, जिस मुख्यमंत्री ने 18 साल काम किया और जो बिल्कुल ही मेरे कहने का तो ये मतलब है कि वो बिल्कुल ही अकर्मण्य रहे, अप्रभावी रहे, इतने सालों के काम के बाद भी आज मध्य प्रदेश अगर गरीबी में 27वें नंबर पर है, अगर आज कुपोषण में देश में पहले नंबर पर है, अगर नशे के व्यापार में आगे के 5 राज्यों में है, तो मैं समझती हूँ ये पूरा का पूरा एक निष्प्रभावी उनका शासन रहा है। और इस सब को जनता साक्षी रही है, गवाह रही है। तो जनता के ऊपर हमें भरोसा है, हमारे नेता आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी के कंपटीशन में कुछ नहीं करेंगे। उन्हें बुलाने दीजिए जिसे बुलाना है, जिससे ये और साफ तौर से लोगों को लगे कि ताकत केवल लोगों की चलती है, नेताओं की चमक धमक से कुछ नहीं होता। अमित शाह आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था अधिकारियों को लेकर। क्या लगता है आपको, अधिकारियों को इस तरह के बयान का क्या औचित्य है, क्या मतलब? असल में अमित शाह जी को लोकतंत्र का सबक याद नहीं है, तो ये समय है कि उस तथाकथित चाणक्य को हमारे प्रदेश के लोग लोकतंत्र का ककहरा सिखाएं, क्योंकि इस तरह से अधिकारियों को, प्रशासन को, सेना को अपना नौकर समझना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत में शुमार हो गया है। पहले नौसेना चीफ को अपना पद से हटाने का काम अटल बिहारी जी की सरकार ने किया था, विष्णु भागवत साहब को। इसी तरह आज सेना में वरिष्ठता के क्रम से हमारे अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। कारण सिर्फ ये है कि सेना से, प्रशासनिक अधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी चाकरी का काम लेती है और उनकी अस्मिता के साथ, उनके आत्मसम्मान के साथ खेल रही है। इसलिए ये सबक इस प्रदेश की जनता भी और पूरा देश भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी सिखाएगा। आप भले ही ना माने, लेकिन मध्य प्रदेश में टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य शायद ये भी है कि समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, इनके प्रत्याशी हैं। भले ही आपका इंडिया अलायंस हो राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन यहाँ ये आपस में आप लोग युद्ध की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे गए हैं। ये परेशानी का सबब नहीं दिखाई दे रहा आपको? बीजेपी को हराना इतना आसान लग रहा है आपको? देखिए, मैंने जो आपसे इतनी देर में जो बातें की, लब्बो लुबाव ये था कि हम समावेशी हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लोकतांत्रिक हक है उनका चुनाव लड़ना, तो हम उनको उनके हक से कैसे वंचित कर दें या उनके ऊपर कैसे अंकुश लगा दें, यानी कि हम अपनी ही बात से कैसे विरोधाभासी हो जाएंगे। तो उनको लड़ने दीजिए। जनता जानती है कि अगर उनको फांसीवाद से मुक्ति चाहिए तो उन्हें एक मत होकर उसे वोट देना होगा जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ पाने की ताकत रखता हो। तो ये काम इंडिया गठबंधन 2024 में करेगा, लेकिन यही काम 2023 में हमारे जागरूक जनता करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रियंका गांधी जी ने हमेशा कहा है कि आप हमारे ऊपर मत जाइए, आप पहले खुद जागरूक होइए। वो किसी को नहीं कोसती। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं। अरे भाई, 10 साल से तो आपका शासन है, आप क्यों कोस रहे हैं किसी को? अपनी अच्छी उपलब्धियों की बात कीजिए। तो हमारे यहाँ से प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य आप सुनिए, लोग उनको सुनने आते हैं और लोग ये कहते हैं, जानते हैं कि प्रियंका गांधी जी कह रही हैं जागरूक होइए, अपने अनुभव से मत दीजिए। और हमारी जो बहनें, जिनको लोग समझते हैं कि इनको बुद्धि नहीं है,
वही मजा चखाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। तो ये अलायंस जो है, इसके साथ अगर कोऑर्डिनेट करके आप चुनाव लड़ते तो कुछ नहीं लगता को आसान हो जाता बीजेपी को हराना? देखिए, सीटों को बंटवारा अगर हो जाता। देखिए, वो एक राष्ट्रीय हमारा मुद्दा है कि लगभग 64% वोट बीजेपी को नहीं मिले थे, इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर पे करना बहुत ज़रूरी है। बाकी राज्यों में चुनाव होते हैं, कुछ पार्टियां केवल अगर क्षेत्रीय हैं तो आप उनको उनके अधिकारों से कैसे रोक सकते हैं, तो इसलिए जो हमारा गठबंधन है वो 2024 के लिए है। अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में जिन मुद्दों को लेकर आप आपके बड़े नेता गारंटी दे रहे हैं, जनता उन गारंटीज को एक्सेप्ट करके क्या वाकई वोट देने जाएगी? कांग्रेस को मतदाता चूज करेगा? कांग्रेस को मतदाता इसलिए चूज करेगा कि उसे अपनी विचारों की, व्यवहार की, जीवन की स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी चीज, उसको अपना आत्मसम्मान चाहिए, वापस चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो राशन देके लोगों को केवल जीवित रखने के लायक रखा है, लेकिन आज वो क्रांति नहीं कर सकते। उनके साथ कितना भी बुरा हो, उनकी आवाज नहीं निकल सकती, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये जताते हैं कि जनता ने उनका नमक खाया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को भी लोकतंत्र को सीखने की जरूरत है, और मैं ऐसा मानती हूं कि जनता अपना निर्णय करने वाली है। ये जो लोकतंत्र की लहर है, इसको भारतीय जनता पार्टी पहली बार इसकी पूरी शिद्दत में आज से लेकर और 2024 के मई तक देखेगी। तो ये थी अनुमा आचार्य, जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तमाम सवालों के बखूबी जवाब भी इन्होंने दिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी सरकार बने, बहुत जनता को राहत मिले। जैसा आप बता रही है, परेशान है जनता। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।